Good morning, students. Ethers and epoxides इसका general idea हम पढ़ चुके हैं. This is in the syllabus of BSc Part 2, second paper. Ethers and epoxides का nomenclature हम पिछली क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं. आज हम उसकी physical और chemical properties के बारे में बात करते हैं. Chemical properties. Ethers almost inert हैं और ये बेस से आसानी से रिएक्ट नहीं करते, डाइल्यूट एसिड से आसानी से रिएक्ट नहीं करते, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन इनका आसानी से नहीं हो सकता और ज़्यादातर रिड्यूसिंग एजेंट्स के लिए ये इनर्ट हैं. रिएक्शंस अगर हम बात करें तो इन्हें हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं. हम पहले रिएक्शंस करते हैं इथेरियल ऑक्सीजन की. क्योंकि ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं दो, इसलिए ये लेविस बेस की तरह काम कर सकता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है लेविस एसिड के साथ में. एग्जांपल्स देखें. कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ में रिएक्ट कराएं अगर हम, तो कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के अंदर इनऑर्गेनिक एसिड के अंदर ये डिसॉल्व हो जाता है और ये हमें ऑक्सोनियम सॉल्ट देता है. ये डाई एल्काइल ऑक्सोनियम क्लोराइड बना जब डाई एल्काइल ईथर को हमने HCl के साथ में ट्रीट किया. दिस कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड इनऑर्गेनिक एसिड. ये लेविस एसिड एसिड्स के साथ में जैसे BF3, AlCl3, FeCl3 या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में रिएक्ट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है जैसे हमने देखा, और जो कंपाउंड्स बनते हैं उन्हें हम इथरेट्स कहते हैं. तो देखिए BF3 के साथ में ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के कंपाउंड बनाता है कॉम्प्लेक्स. इसी तरीके से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में भी कॉम्प्लेक्स बनाता है, और क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स बनाता है इसलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ईथर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है. Reactions involving cleavage of carbon-oxygen bond. HX के साथ में रिएक्शन, हाइड्रोहालिक एसिड के साथ में रिएक्शन 100 डिग्री टेम्परेचर या 373 डिग्री केल्विन के ऊपर हम देखें तो क्लीवेज हो जाता है और हमको अल्कोहल और अल्काइल हैलाइड मिलता है. लेकिन अगर एक्सेस ऑफ एसिड ले लें हम तो हमें अल्काइल हैलाइड ही मिलता है, क्योंकि अल्कोहल पहले HX के साथ में रिएक्ट करके अल्काइल हैलाइड देता है और कुछ हद तक जो अल्कोहल मिलता है वो भी रिएक्ट कर देता है इस अल्काइल हैलाइड के साथ में और हमें HX के साथ में और अल्काइल हैलाइड मिलता है. साइक्लिक ईथर्स रेडिली क्लीव हो जाते हैं HBr से और हमें ओपन चेन स्ट्रक्चर, हम इसे बोले 1,4-डाइब्रोमो इथेन मिलता है. यहाँ HX की अगर हम रिएक्टिविटी देखें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव HI है, फिर HBr और फिर HCl. और ये डिपेंड एक्चुअली करता है जो एनायन है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी पर. जितनी ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी हैलाइड आयन की उतना ही हैलोजन एसिड रिएक्टिव होगा. तो क्योंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी इस ऑर्डर के अंदर है, आयोडाइड की मैक्सिमम है और फिर क्लोराइड की, इसलिए HI जो है ये मोस्ट रिएक्टिव है एज कंपेयर टू HCl. अगर हम मैकेनिज्म देखें तो मैकेनिज्म के अंदर पहले क्योंकि एसिड है, एसिड की प्रेजेंस में ये प्रोटोनेट हो जाता है, तो हम इसे कहें कि ये प्रोटोनेटेड ईथर मिलता है. और फिर ये प्रोटोनेटेड ईथर जो है ये दो तरीके से रिएक्ट कर सकता है. ये SN2 से भी कर सकता है और SN1 से भी कर सकता है. जो न्यूक्लियोफाइल है वो SN2 मैकेनिज्म से तो बैक साइड में अटैक करता है और हमें ट्रांजिशन स्टेट मिलती है और क्लीवेज होकर हमें अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल मिलता है. रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से भी हो सकती है जहां पर कि जो अल्कोहल बना, इनफैक्ट ये नेक्स्ट हम कहें तो अल्काइल ग्रुप के साथ में ये प्रोटोनेशन हुआ
और ये प्रोटोनेशन होने के बाद में स्लो रिएक्शन में एक कार्बोकेटायन निकल गया जो X- के साथ में या एनायन के साथ में न्यूक्लियोफाइल के साथ में रिएक्ट करके अल्काइल हैलाइड देगा। अब ये कहाँ से क्लीवेज होगा और क्यों होगा ये देखें। अगर दोनों ग्रुप्स R और R' जो है वो प्राइमरी ग्रुप्स है, अल्काइल हैलाइड जो है वो हमेशा छोटे अल्काइल ग्रुप के साथ में बनता है। से फॉर एग्जांपल ये इथाइल मिथाइल ईथर है, तो छोटा ग्रुप मिथाइल है तो हमें मिथाइल आयोडाइड मिलेगा और इथेनॉल मिलेगा। अगर एक ग्रुप मिथाइल और दूसरा ग्रुप जो है वो 1 या 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप है तो रिएक्शंस जो हैं वो SN2 मैकेनिज्म से होंगे और हैलाइड आयन अगेन स्मॉलर अल्काइल ग्रुप के ऊपर अटैक करेगा। से फॉर एग्जांपल हमने मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर लिया, इसकी HI के साथ में रिएक्शन की, तो जो HI है दैट अटैक्स द alkyl group, that is CH3 group rather than the isopropyl group, तो हमें मिथाइल आयोडाइड मिलेगा। अगर एक ग्रुप मिथाइल है और दूसरा ग्रुप टर्शरी अल्काइल ग्रुप है तो रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म के थ्रू होती है, क्योंकि टर्शरी अल्काइल कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए इसके थ्रू रिएक्शन होती है। एग्जाम्पल लें, अगर ये मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर है, अगर HI के साथ में रिएक्शन करें तो हम देखते हैं हमें टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड और मिथेनॉल मिलता है, यानी क्लीवेज इस पोजीशन से होता है, यहाँ से होने की जगह। और साथ ही साथ ये भी है कि SN1 मैकेनिज्म इज फेवर्ड इन पोलर मीडियम, जहाँ पे कि कार्बोकेटायन आसानी से बन सकता है, और SN2 मैकेनिज्म हमेशा नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ज़्यादा आसानी से होते हैं। अगर अल्काइल अराइल ईथर्स हैं तो उस केस में ये 100% तय है कि हमको फिनॉल एज बाय प्रोडक्ट मिलता है और फिर अल्काइल आयोडाइड मिलता है। रीज़न ये है कि जो फिनाइल रिंग है उसके अंदर कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में है, और sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में होने से वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने से वो न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करता है, और ये न्यूक्लियोफाइल एक्चुअली sp3 कार्बन के ऊपर अटैक करता है। sp3 कार्बन यानी साइड चेन के ऊपर जो कार्बन है उसके ऊपर अटैक करता है। और इसका दूसरा रीज़न ये भी है कि जो फिनाइल ग्रुप है वो बल्कि है, बिगर इन साइज है एज कंपेयर टू अल्काइल ग्रुप, इसलिए आसानी से अल्काइल ग्रुप के ऊपर अटैक हो जाता है। जीसल्स मेथड, ये वो मेथड है जिससे हम अल्कोक्सी ग्रुप का एस्टिमेशन करते हैं। जो फिनोलिक ईथर्स है उसके अंदर मिथॉक्सी या इथॉक्सी ग्रुप का एस्टिमेशन करना हो तो हम जीसल्स मेथड यूज करते हैं, और इस मेथड के अंदर हम एक्सेस ऑफ HI के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, हमें अल्काइल आयोडाइड मिलता है, और ये अल्काइल आयोडाइड को हम प्रेसिपिटेट कर देते हैं अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 के साथ में, तो हमें वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। इस वाइट प्रेसिपिटेट को हम सुखा लेते हैं और फिर वे कर लेते हैं, और इस के अमाउंट से हमें पता चलता है कि जो स्टार्टिंग मटेरियल था, जो फिनोलिक ईथर था, उसके अंदर कितने अल्कोक्सी ग्रुप, कितनी मात्रा में अल्कोक्सी ग्रुप्स हैं। रिएक्शन विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में अंडर प्रेशर हम रिएक्शन करते हैं तो हमें अल्कोहल मिलता है, लेकिन यही सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में करते हैं तो हमको अल्कोहल और हाइड्रोजन सल्फेट डेरिवेटिव मिलता है। यही अगर हमने सेकेंडरी या टर्शरी ईथर्स लिए तो हम देखते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में डिहाइड्रेशन हो जाता है और हमको आइसोब्यूटाइलिन मॉलिक्यूल मिलता है, एल्कीन मिलता है। तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में टर्शरी ईथर्स जो है वो एल्कीन देते हैं।
reactions involving the alkyl group. ऑटो ऑक्सीडेशन यानी अगर ईथर को लाइट में और ऑक्सीजन मिलता रहे, अगर छोड़ दिया जाए तो उसके ऊपर हाइड्रोपेरोक्साइड डेवलप हो जाता है, यानी ये अल्फा कार्बन एटम के ऊपर पेरोक्साइड ग्रुप आ जाता है। अगर हम यहाँ देखें एग्जाम्पल, तो ये 1-इथॉक्सी इथाइल हाइड्रोपेरोक्साइड है, और ये कंपाउंड जो है बहुत डेंजरस पेरोक्साइड है, क्योंकि ये वॉयलेंटली डिकम्पोज होता है एट हायर टेम्परेचर, इसलिए ये बहुत डेंजरस पेरोक्साइड है। और लाइट के अंदर अगर हम छोड़ दें इसको तो ये बन जाता है। लेकिन ये जो पेरोक्साइड है ये हाईली एक्सप्लोसिव होता है हाई टेम्परेचर के ऊपर, और अगर हम कहें कि ओल्ड सैंपल है हमारे पास में ईथर का और उसके अंदर पेरोक्साइड है, तो उसे निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एक्सप्लोशन होने का डर रहता है। तो ये पेरोक्साइड जो ओल्ड सैंपल के अंदर प्रेजेंट है, इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, या फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट के साथ में ट्रीट करें और फिर उसके बाद में KCNS डालें तो रेड कलर आएगा और ये दिखाता है कि इसके अंदर पेरोक्साइड्स है। और इन पेरोक्साइड्स को निकालने के लिए इसको हिला करके इसको ट्रीट करते हैं एक्वस सोल्यूशन ऑफ KI और फेरस सल्फेट। तो पेरोक्साइड्स जो है दे आर रिड्यूस्ड टू ईथर, एंड iodide is oxidized to iodine, and Fe+2 salt is oxidized, they're oxidized to Fe+3 salt. तो ये पेरोक्साइड को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है अगर हमारे पास में ईथर प्रेजेंट है और वो काफ़ी टाइम से रखा हुआ है। तो हैलोजनेशन, अब हैलोजनेशन डिपेंड करता है रिएक्शन कंडीशंस के ऊपर। देखिए, अगर डाइथाइल ईथर है, डार्क के अंदर हैलोजनेशन करें तो रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट ऑफ हैलोजन के अंदर हमें अल्फा हेलो कंपाउंड और सब्सिक्वेंटली अल्फा अल्फा डैश डाइक्लोरो डाइइथाइल ईथर मिलता है। लेकिन अगर हम जो हैलोजन है वो एक्सेस में ले और फोटोकेमिकल कंडीशंस के अंदर रिएक्शन कराए तो हमको पर क्लोरो डाइथाइल ईथर मिलता है। पर क्लोरो इसलिए क्योंकि सारे के सारे H हैं वो Cl से रिप्लेस हो गए, तो पर क्लोरो डाइथाइल ईथर मिलता है।